नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ दिल्ली से एक्स रॉ ऑफिसर सूद सर है। सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ एक तरीके से प्रयोग कहा जा रहा है और 100 स्कूलों और बाकी की जगहों पर भी बम से उड़ाने की धमकियाँ दी जा रही हैं। इससे पहले एयर इंडिया के विमान थे, उनमें भी इस तरीके की खबरें आई थी, जिसके बाद कुछ जो फाइटर जेट है उनको रेस्क्यू करना पड़ा था और उनको दूर के इलाके में लेके गए थे। तो ये जो ब्लास्ट हुआ है सीआरपीएफ स्कूल के बाहर छुट्टी के दौरान हुआ है, लेकिन अगर ये स्कूल के दौरान होता तो इसका क्या प्रभाव था? इसके पीछे कारण कौन है? क्या पाकिस्तान करवा रहा है, अमेरिका या कोई और है इसके पीछे? देखिए, सामने पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान के ऐसे ही होते हैं, लेकिन छोटा ब्लास्ट था। ठीक है, बच्चे इंजर्ड हो सकते थे अगर आसपास होते। लेकिन मेन बात है कि दिल्ली के अंदर बहुत सालों के बाद यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जबकि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफी अच्छी है। और देखा जाए तो पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, नहीं आई थी, उससे पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे ब्लास्ट होते रहते थे जम्मू एंड कश्मीर में और ऑल ओवर इंडिया। मोदी के आने के बाद ये ब्लास्ट कम हो गए, सिर्फ कश्मीर में रह गए। और जब से आर्टिकल 370 हटा, एक हिसाब से मिलिटेंसी और सब कुछ खत्म हो गया था, कंट्रोल में था। लेकिन आपने देखा होगा कि मार्च 2024 से फिर मिलिटेंट आने शुरू हो गए, उसमें बात करेंगे। लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ, इसमें जरूर आईएसआई का हाथ है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। और देखिए, बेसिकली क्या है कि इससे पहले गंदरबल में अटैक हुआ। गंदरबल जो कश्मीर के अंदर है, वहां पे अटैक हुआ, वहां पे 7 लोग मारे गए। तो अब कश्मीर के अंदर भी ऐसा काम होना शुरू हो गया। लेकिन ऐसी चिंता की बात नहीं कि यहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट भी आई, उन्होंने पहली बार ऐसे ब्लास्ट को क्रिटिसाइज किया है। देखिए, सुनिए उसकी स्टेटमेंट। जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये अब्दुल्ला जी की स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने साफ एक तरीके से बोल दिया कि यहाँ पे पाकिस्तान नहीं बनेगा। लेकिन ये जो ब्लास्ट है दिल्ली में जो हुआ, आपने बताया पहले एक बार हुआ था, त्योहारों में भी हुआ था, लेकिन अब करीबन 10 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया जब ये दोबारा से हुआ है। क्या ये बहुत चिंता वाली बात है, या फिर ये किसी ऐसी शरारती तत्व ने कुछ छोटा? क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो सफेद सा धुआं नजर आ रहा था और ये कहा जा रहा है कि ये खतरनाक भी हो सकता है। था छोटा, लेकिन आगे खतरनाक भी हो सकता है। देखिए, बेसिकली चिंता की बात तो सारी है। आपने देखा इससे पहले रेलवे जो थी, रेलवे इंजन के सामने वहां पे कोई सिलेंडर रख दिया सामने, कहीं पे बड़ी बड़ी स्लैब्स रख दी और कोशिश थी कि रेलवे को डीरेल किया जाए। और एक ये प्रॉपर तरीके से, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से अटैक किए जा रहे थे रेलवे के ऊपर, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान का टेररिस्ट है, उसने स्टेटमेंट दी कि इंडिया के अंदर जो आपके सिस्टम है, यानी कि जो यहाँ पे रेलवेज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबको अटैक करो, पाइपलाइंस पे अटैक करो, ताकि इंडिया बर्बाद हो जाए। अब ये जो जिहादी है, इनको तो यही मंसूबा है और पाकिस्तान का भी यही मंसूबा है। अब जैसे इसके बाद फिर आपने देखा होगा कि यहाँ थ्रेट आने शुरू हो गए, जो हमारी एयरलाइंस हैं, जो इंडियन एयरलाइंस या इंडिया के जो एयरलाइंस हैं, इनको थ्रेट आए, 100 से ज्यादा थ्रेट आए। और बहुत सी कंट्रीज के अंदर जहां पे थ्रेट आए, जो प्लेन फॉरन उड़ रहे थे, थ्रेट आए तो प्लेन को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ा। वहां पे सबने इसकी मदद भी की, क्योंकि अगर कोई प्लेन उड़ जाता, ये तो लगता था कि हॉक्स है, लेकिन फिर भी सपोजिंग एक प्लेन के अंदर जो हॉक्स की कॉल थी वो सच्ची हो जाती तो बड़ा नुकसान होता। तो सबने इसकी हेल्प की। ब्रिटेन के फाइटर जेट्स ने प्लेन्स को एस्कॉर्ट किया। इवन सिंगापुर के अंदर जो प्लेन था उसको एस्कॉर्ट किया गया। एक प्लेन जर्मनी में जा रहा था, उतरा कहीं और। एक यूएसए के जा रहा था तो कनाडा के अंदर उतर गया। लेकिन जब एक प्लेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का या
फॉरेन जो कंट्री में घूम रहा होता है उसको वापस आना पड़ता है, तो कम से कम 80 लाख रुपए का नुकसान होता है। यही पाकिस्तान का मंसूबा है, यही टेररिस्टों का मंसूबा है। लेकिन आप एक बड़ी नोट करने वाली बात है कि इसके जो प्लेन की जो हाईजैकिंग का या फॉक्स कॉल थी, यहाँ पे बम है, इसको किसी भी फॉरेन कंट्री ने क्रिटिसाइज नहीं किया। स्पेशली मैं यूएसए की बात करूंगा, क्योंकि यूएसए ने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया और इस पे सारी उम्मीद लगाई जा रही है, जो सारी हॉक्स कॉल आ रही थी, ये यूएसए के सीआईए का हाथ है उसके पीछे। क्योंकि इससे पहले पन्नू ने एक धमकी दी थी। पन्नू ने कहा था कि मैं पहले भी उसने कहा था कि आपके सारे प्लेन उड़ा दूंगा, जब यहाँ पे वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था, क्रिकेट वर्ल्ड कप का। फिर पन्नू ने फिर धमकी दी है कि 1 नवंबर से कोई प्लेन में ना चढ़े इंडियन एयरलाइंस या जो इंडिया के प्लेन्स हैं, नहीं तो उड़ा दिए जाएंगे। और पन्नू बैठा यूएस के अंदर, लेकिन यूएस उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पन्नू सीआईए का एजेंट है और यूएस उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। यूएस पन्नू को यूज कर रहा है इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी पे अटैक करने के लिए, इंडिया के जो सिस्टम है उस पर अटैक करने के लिए। अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होता है तो आपकी इकोनॉमी डूब सकती है, नुकसान हो सकता है। वैसे भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन क्यों यूएस कुछ नहीं कर रहा? देखिए, जब पहले यहाँ पे कश्मीरी मिलिटेंट्स ये जब काम किया करते थे, तो इंडिया ने बहुत बार यूएस को समझाया, यूएस को बताया, क्योंकि जब उनके सीआईए के लोग यहाँ आते थे रॉक के लोगों से मिलने, तो हमारी मीटिंग होती है कई बार, तो कहा जी आपके कंट्री में ये आदमी है जो पाकिस्तान के आईएस है और आप इसको रोको, कई कुछ बात की। लेकिन यूएस के जो सीआईए के लोग थे वो हंस के चले जाते थे, ब्रॉड स्माइल देते थे, जैसे उनको चिंता ही नहीं है। लेकिन जब 9/11 हुआ यूएसए के अंदर, तो यूएसए की हवा निकल गई और भागा भागा इंडिया के पास। जितने पाकिस्तान के मिलिटेंट्स थे जो यूएसए के अंदर बैठे थे, उनको यूएस की गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। आज अगर यूएस इंडिया को के जो प्लेन्स हैं उस पर अटैक करवा रहा है या वहां पे बॉम्ब की हॉक्स कॉल करवा रहा है, कल यूएस के अंदर भी हो सकता है। क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग जो नफरत करते हैं या खुंदक खाते हैं वो है यूएस से। और सारे मुस्लिम गल्फ के जितने हमास के ग्रुप्स हैं या जितने भी हिजबुल्लाह है, जितने भी लोग हैं या पाकिस्तान के, वो सबसे ज्यादा यूएस से नफरत करते हैं। और किसी अगर पाकिस्तानी से पूछ लो कि तुम्हारे पास एटम बम है तो किसके पहले मारेंगे, वो कहते हैं पहले मारेंगे यूएस के ऊपर, फिर इजराइल पे, फिर हिंदुस्तान का नंबर बाद में आएगा। तो यूएस को आज ये बात समझ नहीं आ रही। जैसे हिलरी क्लिंटन एक बार गई थी पाकिस्तान के अंदर और उसने कहा कि आप अगर अपने घर में सांप पालोगे, बैकयार्ड में सांप रखोगे, तो कल आपको भी काट सकते हैं। जब उनको पता है कि अगर सांप पाल के आपको भी काट सकते हैं, तो आज जो यूएस अपने कंट्री के अंदर सांप पाल के बैठा है, इस जैसे ये जो बैठा है आपने दाढ़ी वाला सफेद टाई लगा करके, अगर ऐसे सांप पालोगे तो ये आपको भी काटेगा। ये तो है ही नहीं, जो हमारी कंट्री के सगे नहीं है, अपनी कंट्री के सगे नहीं है, तो आपके क्या सगे होंगे? और साथ में मुस्लिम भी यूएस पे अटैक कर सकते हैं, कल वहां पे भी हॉक्स कॉल जा सकती है। तो यूएस की तो एयरलाइन का सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। इंडिया ने तो कुछ स्टेप्स ले लिए। देखिए, कुछ रेलवे के ऊपर जो अटैक हो रहे थे वो तो काफी कम हो गए, बहुत 1-2 इंसिडेंट आती हैं अब भी। लेकिन इंडिया ने जो एयर पे अटैक थे उसके ऊपर जो डीजीसीए का जो चेयरमैन था, जो हेड था उसका, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसको हटा दिया क्योंकि उसके अंदर कमियां लगी और उसको कोल डिपार्टमेंट में भेज दिया। फिर नए आदमी को यहाँ पे डिप्यूट कर दिया। हम तो स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि मैं टीवी डिबेट पे भी आ रहा था, वहां भी बात हो रही थी कि इंडिया को ये करना चाहिए। और ये भी है कि फ्यूचर के अंदर हमारे जो प्लेन्स हैं उनको हाईजैक करने की कोशिश की जा सकती है, जबकि वहां पे सिक्योरिटी काफी टाइट रख दी गई है। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने एक पहले स्टेप ले लिया है, हर एक प्लेन के अंदर यहाँ पे मार्शल्स को रखा जाएगा, कमांडोज को रखा जाएगा, ताकि फ्यूचर के अंदर कोई अटेम्प्ट हो हाईजैक करने की तो ये कमांडो वहां पे एक्शन ले सके, प्रिएम्प्टिव एक्शन ले सके। और दूसरी तरफ हम डायरेक्ट एक्शन भी लेने वाले पाकिस्तान की तरफ, लेकिन सिर्फ वेट कर रहे हैं कि यूएस के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि सारा काम तो पाकिस्तान कर रहा है। और जब मिलिटेंट, जैसे आपने देखा कि मार्च के अंदर जो यहाँ पे मिलिटेंट भेजे गए थे, जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे इंडिया के अंदर, तब भेजे गए। और ये सारे के सारे जो कमांडो जो थे मिलिटेंट थे, वो थे पाकिस्तान की आर्मी के शार्प शूटर से, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स थे उन पे अटैक किया गया। सोल्जर्स के पास हेलमेट भी है, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी है, लेकिन फिर भी वो उन पे अटैक करते थे, क्योंकि जब आप हेलमेट पहनते हो तो कुछ तो पोर्शन आपका खाली रहता है। तो शार्प शूटर थे, उसी पोर्शन पे उसी जगह पे अटैक करते थे, यानी कि ट्रेड आर्मी थे पाकिस्तान की आर्मी के, उनके एलिट फोर्स के लोग थे। फिर इनका कर्नल वहां पे मारा गया जो इंडिया के अंदर एंटर किया हुआ था, ब्रिगेडियर था, मारा गया। उसके बाद पाकिस्तान ने इनको विड्रॉ कर लिया। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी चुप क्यों है? मोदी चुप ही रहते हैं, मोदी बोलते नहीं इन चीजों के ऊपर। जब बोलते हैं तो फाड़ देते हैं दूसरे को, एक वर्ड बोलते हैं। जैसे जब पुलवामा हुआ था तो मोदी ने कहा पाकिस्तान बहुत भारी गलती कर गया,
और उसके बाद जो उन्होंने सबक सिखाया पाकिस्तान को बालाकोट करके, पाकिस्तान आज तक भूला नहीं। लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हो गई दोबारा से यहाँ पे मिलिटेंट अटैक करने की? क्योंकि अमेरिका या CIA उनके पीछे है। इन्हीं लोगों ने पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब यहाँ पे 2024 का इलेक्शन हुआ और इन्होंने राहुल गांधी को बुलाया था अपनी कंट्री के अंदर, उसको समझाया था और उसको गाइडेंस भी दी थी। और जब यूएस के अंदर इलेक्शन हो रहे थे तो वहां पे भी ट्रंप के खिलाफ जो काम हो रहा था वो उनकी इंटेलिजेंस रेजिस्टेंस कर रही थी। पीएम जो आपके राहुल गांधी है वहां पे आपको दिखा रहे थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, नकली किताब है, और यही काम किया जा रहा था हेलरी क्लिंटन यही पाकिस्तान के अंदर। अब ये जो है डॉक्टर अमजद अयूब है, इनको भी आप सुन लीजिए, एक्टिविस्ट है पाकिस्तान पीओके के अंदर, और इंडिया को प्यार करते हैं, इंडिया के साथ खड़े रहते हैं। और हम यही, और आजकल लंदन में बैठे, इनको डर है, इनकी जान को खतरा है कि ऐसे इनको कोई मार सकती है, लेकिन फिर भी ये अपनी जो बात है वो कहते हैं। देखिए क्या बात कह रहे हैं गद्दार ऑपरेशन के बारे में जो पाकिस्तान ने किया, जहाँ पे मिलिटेंट ने 7 लोगों का मर्डर कर दिया। कश्मीरी और बीच में कुछ बाहर से आए हुए मजदूर थे, उनको शहीद किया है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जब तक आप सांप का सर नहीं कुचलेंगे वो मरेगा नहीं। आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान। आप देखें जाकिर नाइक को इन्होंने इंपोर्ट किया है पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट। इतना जाहिल आदमी जिसकी बातें आप सुने तो मतलब है कि आपका दिमाग का दही हो जाता है, उसको इंपोर्ट किया इन्होंने अपनी जनता के सामने स्टेट गेस्ट के तौर पर उसको पेश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मस्जिदों में, बादशाही मस्जिद और कहां कहां, हर शहर में उसके वो जलसे कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ये उनकी। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी टेररिज्म और इंपोर्ट हेट स्पीचर्स है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि इसका एक ही हल है, और वो हल ये है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जब तक भारत में शामिल नहीं होते यह आतंकवाद खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, तो इनका कहना, इन्होंने भी उसके बारे में बात कही है। ये वहां से जो पीओके की साइड है वहां से आते हैं, लेकिन आपने बताया बाहर रह रहे हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आतंकवाद का गढ़ है। तो कुल मिला के ये लोग भी चाहते हैं कि ये पीओके भारत में मिल जाए, और ये जानते हैं कि पाकिस्तान से ही ये प्रायोजित सारे किए जाते हैं, जो भी बम धमाके होते हैं ये सारे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कि जो ये भी ब्लास्ट हुआ है, आपने बताया कि ये भी कई बार इस तरीके की पास कर चुकी है, तो क्या लगता है कि यहाँ पे पीओके जो भर लग रहा था कि भारत अब कभी भी ले सकता है, उस चीज पर प्रेशर बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है? देखिए बेसिकली क्या है कि यूएस इंडिया को डिस्टर्ब कर रहा है। पीओके की तो बात अलग है, वो हम ले देंगे, हमने पिछले वीडियो में भी इसके ऊपर डिस्कस किया, और पीओके के लोग तो इस टाइम पे इंडिया से मिलना भी चाहते हैं। लेकिन मेन बात है कि जब इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान की या CIA का जब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और मोदी को हराना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते हैं कमजोर मोदी हो, कमजोर इंडिया हो, तो उनके एजेंडे पे काम कर सकेगा। लेकिन पीएम मोदी जीत गए, इससे यूएस को झटका तो लगा, लेकिन झटका तो हमें भी लगा। उसके बाद जब स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने थे तो राहुल गांधी को स्पेशली यूएस के अंदर बुलाया गया, जिसको यूएस पसंद नहीं करता है, जो चाइना को प्रेस करता है, चाइना गोदी बैठा था, उसको CIA के हेडक्वार्टर भी ले गए। उसको जो वहां पे SFS है, जहाँ पे कुछ इनके मिलिटेंट जो इस्लामिक मिलिटेंट्स है, इस्लामिक क्रीचर है, ब्रदरहुड को जो काम सिखाते हैं वो भी थे, और इंडिया के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनसे उनका कनेक्शन भी है। उससे राहुल गांधी की मीटिंग कराई गई। फिर इसके बाद जो इंडिया के अंदर CIA की जो हेड है, जो बेस्ड है साउथ के अंदर, उसने वहां के कुछ पॉलिटिकल लीडर से बात की, तेलंगाना के लीडर से बात की, तेलंगाना के CM से बात की, नायडू से बात की हैदराबाद के अंदर, और दूसरी तरफ जो ओवैसी से बात की। फिर दूसरी तरफ जो आपके गरसेटी है, इनके एम्बेसडर दिल्ली के अंदर, उन्होंने खड़गे से बात की। और उसके बाद राहुल गांधी चले गए USA के अंदर, 4 दिन के विजिट के लिए गए थे, लेकिन 8 दिन वहां रह गए। और उसके बाद इन्होंने जो आपके जम्मू कश्मीर के इवन जो आपके अब्दुल्ला है, इनसे बात की, इनके घर में जाकर के बात की, और इनको था कि हम यहाँ पे बीजेपी को हरवा देंगे और कांग्रेस और आपकी NC को जितवा देंगे। लेकिन वहां ये सक्सेस नहीं हो पाए, स्पेशली आपके हरियाणा के अंदर। और जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ वहां पे बीजेपी अपनी अचीवमेंट कर पाई जो करना चाहती थी। तो यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला भी इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो अब उनका एटीट्यूड भी चेंज हो गया। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने, उसके बाद देखा होगा किस तरीके से इन्होंने
आपके बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को वहां से पावर से निकाल दिया, वो भी सारा सीआईए का रोल था उसके अंदर, इंडिया को कमजोर करने के लिए। और इसकी वजह से इंडिया का जो एक फ्रंट खुल गया, 4097 किलोमीटर का जो इंडिया का बॉर्डर लगता बांग्लादेश से, वो फ्रंट खुल गया। और वहां पे से दोबारा अब ऐसी कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान क्या से अब अपने मिलिटेंट वहां से भेज पाएगी, और बांग्लादेश के अंदर तो मिलिटेंट की वैसे भी कमी नहीं। तो सारा का सारा काम किया यूएसए ने, इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, इंडिया को चैलेंज करने के लिए, इंडिया को कमजोर करने के लिए। लेकिन इंडिया अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स ले रहा है, जैसे पीएम मोदी इस टाइम पे रशिया चले गए, रशिया के साथ मिलकर काम करेंगे। और यूएस को भी समझ में आ गया है कि अगर पीएम मोदी रशिया से मिलकर और चाइना से मिलकर, तो यूएस के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं यूएस के अंदर क्या होता है। लेकिन एक बात और की जा रही है कि अगर यूएस के अंदर ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई, तो सारा जो किया करा है जो बाइडेन का, एक्चुअली जो बाइडेन के पीछे जो काम कर रहा है वो कर रहा है ओबामा, जो पहले इनके प्रेसिडेंट थे, अब इंडिया से हेट कर रहे हैं वो। तो अगर यहाँ पे ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई, तो जो भी एजेंडा यूएसए का वो फेल हो जाएगा। वैसे भी इंडिया अपनी चाल चल रहा है, अगर यूएसए अपनी यहाँ पे पॉलिटिक्स खेल रहा है, जियो पॉलिटिक्स पे चल रहा है, तो इंडिया भी अपनी गेम खेल रहा है। जैसे पीएम मोदी इस टाइम पे रशिया गए हुए हैं ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने, वहां पे चाइना के साथ भी मिलेंगे। और इंडिया ने एक अनाउंस कर दिया कि वो RIC, रशिया इंडिया चाइना ग्रुप, इसको एक्टिवेट करेंगे और वहां पे डिस्कशन की जाएगी इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर। साथ में वहां पे नई करेंसी को अप्लाई लाने की बात की जा रही है, ताकि ब्रिक्स की करेंसी आ जाए और हम डॉलर पे डिपेंडेंट ना हो। दूसरी तरफ इवन जो आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए हैं रशिया के अंदर, इवन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के भी आए हुए हैं। 34 कंट्री के लोग रिप्रेजेंटेटिव इस टाइम पे बैठे रशिया के अंदर, और एक बात चल रही है कि अपना कैसे ग्रुप को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि जो यूएस की गंदी गेम है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और इंडिपेंडेंटली काम किया जाए। अगर ये सब लोग मिल जाते हैं, जैसे चाइना ने बॉर्डर पे अपने जो सोल्जर्स उनको हटा लिया ताकि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो, अगर ये सारी चीजें कामयाब हो जाती हैं, तो यूएस के जो प्लान है वो फेल हो जाएगी और इंडिया दोबारा से अपने पैर पे खड़ा होगा। दूसरी तरफ अगर ट्रंप आ जाते हैं, तो सारा का सारा जो काम किया है वो खत्म हो जाएगा, जो भी जो बाइडेन कर रहे हैं या ओबामा कर रहे हैं। राइट। तो मतलब कुल मिला के खतरा तो है, लेकिन खतरे को भांपते हुए भारत अलग अलग कदम भी उठा रहा है, ताकि कोई भी बड़ी घटना को होने से पहले ही रोका जा सके, और जो भी इस तरीके काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी सबक सिखाया जा सके। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।